नाज़रीन वेलकम बैक। हम रिटर्निंग पाकिस्तानी से बात कर रहे हैं। हम बात ये कर रहे हैं कि एक जनरल ट्रेंड जो है मुल्क से बाहर जाने का, उसके ख़िलाफ़ चलते हुए कुछ लोग अपनी तमाम अपॉर्चुनिटीज़ बाहर छोड़ के पाकिस्तान आए हैं और उनमें से दो रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास मौजूद हैं आज। मोमिन साहब, ये हमने बात की कि आप लोग क्यों वापस आ गए। ठीक है, वापस आ गए। अब ओवरऑल आप लोगों की काफ़ी पॉजिटिव व्यू है पाकिस्तान के बारे में, लेकिन यहाँ बहुत सारे मुश्किलात भी हैं और ख़ास तौर से आप और आपके साथी जो OPIF में हैं, आप लोग खासी वोकल तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू विथ योर टीम अपीयरेंसेस इन दी वेरियस टॉक शोज़, आप लोग बहुत सारे प्रोस्पेक्ट भी बताते हैं, साथ साथ आप प्रॉब्लम्स भी बताते हैं। तो थोड़ा सा प्रोस्पेक्ट ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट है पाकिस्तान के, उसके बारे में थोड़ा बताएं। व्हाई यू पीपल आर सो पॉजिटिव अबाउट पाकिस्तान? व्हाई यू थिंक कि पाकिस्तान विल बी बिकमिंग द फ्यूचर इकोनॉमिक पावर, सुपर पावर, और वेस्ट की डिक्लाइन हो जाएगी रिलेटिवली उसी पीरियड में? थोड़ा सा उस पर रोशनी डालें। ताकि साहब, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो हर सुपर पावर का डाउनफॉल है। हर 50 साल या 25 साल के बाद एक ना एक सुपर पावर जो है डाउनफॉल होती है। अब जैसे अगर आप 16वीं सदी से शुरू करें तो 16th और 17th सेंचुरी में इंग्लैंड में जो है वो जब बारिश होती थी, आप पढ़ें उसमें किताबों में लिखा है, तो वहाँ पे घुटने घुटने तक कीचड़ हो जाती थी, घोड़े उनके धंस जाते थे। साफ जूते की बड़ी वैल्यू थी उस जमाने में। जी हाँ, साफ जूता उसी का होता था जो किसी कैरेज पे बैठ के आता था और उसके सामने डब्बे रखे जाते थे, उस पर उतर के वो अंदर हो जाता था। जी हाँ। आम आदमी के तो कीचड़, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पेंटिंग्स देख लें आप उस जमाने की, चार्ल्स डिकेंस की नॉवेल्स पढ़ लें, गम बूट्स उन्हीं के ज़माने के। अच्छा, ताकि यहाँ तक तो कीचड़ को संभाल ले वो। जी, इसलिए। और उस जमाने में हिंदुस्तान में यहाँ पे केरोसिन लैंप चलते थे स्ट्रीट्स पे, स्ट्रीट लाइट्स होती थी थोड़े थोड़े फासले पे, जो घोड़े पे आगे वो जलाते थे। तो मैं बताने का मकसद ये है कि इंडिया इतना पावरफुल था उस ज़माने में, और ये मुग़ल एम्परर्स और उसके बाद जो उससे पहले और जो आते रहे, तो कोई कंपैरिजन नहीं था। इसी वजह से जो यानी इंडिया बहुत अमीर था और इंग्लैंड बहुत गरीब था, इसीलिए वो आए। इकोनॉमी में भी इंडिया बहुत बड़ी, इसीलिए वो जो है वलंदेज वो ईस्ट इंडिया कंपनी बना के और वो यहाँ पे लैंड किया उन्होंने, और यहाँ से वो सारी चीज़ें ले गए जो दौलत। जैसे कि किताबों में, इकोनॉमिक्स की बुक्स में आप देखें तो वो सब कुछ मौजूद है। तो हम इसलिए होपफुल हैं कि देखें, अब पिछली इस सेंचुरी की उठा के देखें, 19th सेंचुरी जो गुजरी है, 1915 में खिलाफत उस्मानिया का डाउनफॉल हुआ, जो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर थी। फिर 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इंग्लैंड का डाउनफॉल हुआ, वो ग्रेट ब्रिटेन कहलाता था, वो ग्रेट ब्रिटेन नहीं कहते, अपना स्मॉल ब्रिटेन हो गया, जर्मनी भी छोटा हो गया। तो इस तरह उसके बाद फिर आप देखें 25 साल के बाद 79 में रशिया का डाउनफॉल हुआ। रशिया जैसा मुल्क टूटा तो 18 मुल्क बने उसके। अब अमेरिका एक वाहिद सोल सुपर पावर है जिसका डेप्थ इतना ज़्यादा है कि उसकी जो GDP है, कितनी डेप्थ हो गई उसकी तकरीबन 13 ट्रिलियंस के, और टोटल GNP 14 की है। जी हाँ, जितनी GNP है उतनी उसकी बोरिंग हो गई। जी हाँ, और मजीद बोरिंग करना उसके लिए मुश्किल है। अब आप देख लें कि अगले 15-20 साल में ट्रेंड कहाँ जा रहा है। और अमेरिका की भी कॉन्स्टिट्यूशन में यही है कि कोई भी स्टेट किसी वक्त भी अलग हो सकती है, जिस तरह के रशिया का हुआ। तो हम इस उम्मीद पे कायम नहीं, मतलब ये उम्मीद इसलिए नहीं है कि अमेरिका डाउन होगा तो उससे हमें कोई सरोकार नहीं है। हमारी आप क्या देखते हैं? हमारी अपनी जो मैन पावर है यहाँ पे, जो अपनी देखें, यहाँ दरिया 10 करोड़ आदमी आपके पास मौजूद है, ज्यादा 10 करोड़ से भी आबादी हमारी इतनी है, यहाँ पे क्रॉप्स इतनी है, यहाँ पे गंदम पैदा होती है, यहाँ पे हर चीज़ है, यहाँ पे धूप बहुत है यहाँ। जी हाँ, धूप बहुत है, समंदर है। पाकिस्तान ऐसा कंट्री है जिसमें K2 भी है, दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ियाँ, 8 सिलसिले, रेगिस्तान भी है, और पूरा सब्जा भी है यहाँ पे, पूरी वैरायटी है, वैरायटी ऑफ। अभी जैसे कराची में गर्मी हो रही है, अभी आप गाड़ी पकड़े 4 घंटे में यू विल रीच द हाइट ऑफ 4000 इन कुसदार। ना वहाँ ह्यूमिडिटी होगी ना गर्मी होगी। कुसदार या ये दादू के पास जो, खैर वो तो अभी डेवलप नहीं हुआ, ये तो रेडी है ना। यहाँ तो जाना कोई, अगर आपको ड्राइव करने को दिल नहीं चाह रहा, आप बस पे बैठ जाए जी, 600 रुपये लेगा, आपको कुसदार पहुँचा देगा। देयर इज़ नो हीट, नो ह्यूमिडिटी। उससे थोड़ा और आगे चले जाए कलात, 6500 फुट की बुलंदी पे आप आ गए, कभी गर्मी होती नहीं वहाँ। उसी के पास एक हरबुई पहाड़ है 25 किलोमीटर दूर, जो कि 9000 फुट की बुलंदी है, कम्प्लीटली ग्रीन विथ
सनोबर के दरख्त हैं वहाँ। ऐसी मुल्क कहाँ मिलेगा आपको? यू डोंट हैव टू गो टू नॉर्दर्न एरियाज। उसके आगे जा कोयटा, ब्यूटीफुल ग्रीन वैली। उस थोड़ा सा और आगे चले जाए 120 किलोमीटर पे ज़ियारत, 8000 फुट की बुलंदी, ग्रीनरी, ब्यूटीफुल प्लेस। ज़ियारत के इलाके में जो फल हैं, दुनिया में कहीं भी इस टेस्ट का आपको, आप अमेरिका, कनाडा कहीं भी जाए आपको ऐसा लगता है आप सेब के बजाय कुछ और खा रहे हैं। सेब हैं, ऑरेंजेस हैं, माल्टे हैं। अच्छा, वहाँ बहुत सारे दरख्त ऐसे हैं जिसमें कुछ भी नहीं उगता, खाली दिखलावे के दरख्त हैं। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बहुत मेहनत वाले हैं, अक्सरियत उनकी जो है वो मेहनती है। अगर यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए, जो कि हर 2-3 साल के बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, और हर 8-10 साल की डेमोक्रेसी के बाद जो है वो मिलिट्री आ जाती है, और फिर वो मिलिट्री कहती है जनाब ये पॉलिटिकल लोग तो बेकार हैं बिल्कुल, हाँ। और ये इनको फेलियर है, फेलियर है, और उनको चलने ही नहीं दिया जाता, तो वो कहते हैं 2-4 लोगों को सिंबल बना के उन पे इतनी करप्शन चार्जेस लगा देते हैं, हर कुछ अरसे के बाद डेमोक्रेसी को डिस्क्रेडिट कर देते हैं। वो 10 साल के लिए वो मिलिट्री आ जाती है। अब वो 10 साल के बाद फिर उनको चांस देते हैं, और अब फिर आप देख लें पिछले 2 साल से जो है इस मुल्क में क्या हो रहा है। मुसलसल कोशिश है कि ये सिस्टम को डिरेल करके क्लोज कर दिया जाए। अब एक प्रेसिडेंट के पीछे पड़ गए, उसको सिंबल बना लिया, और उसी को बिल्कुल बेचारे को लगे हुए हैं। अच्छा, ये जो आपने ये बात बताई बहुत अहम है, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वेयर वी वेयर एंड वेयर वी आर हेडिंग। क्योंकि किसी इंसान के बारे में आप अगर किसी को 2 रुपये भी देते हैं तो पहले पता करते हैं उसका नाम क्या है, उसके बाप का नाम क्या है, दादा कौन था, कि ये बहुत ज़रूरी है ना। क्रेडिट हिस्ट्री बनती किस तरह से किसी के बारे में भी, फिर उसी बेसिस पे आप आगे भी सोचते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि वी वर वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। दैट इज़ द रीज़न वाई द वेस्टर्नर्स केम एंड देन दे टुक लॉट ऑफ मनी अवे फ्रॉम हियर, which explains their prosperity. Otherwise they were not prosperous, as you said. लेकिन इमीडिएटली जो अभी जो प्रॉब्लम्स हमें 5-6 नज़र आती है, जो आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में कहते हैं, वो बताएं, और उसके सॉल्यूशंस भी थोड़े बताएं, ताकि कौम को एक उम्मीद पैदा हो कि ये लोग जो आए हैं, आपने ठीक है 88 में फैक्ट्री लगाई, 98 में फैक्ट्री लगाई, इमीडिएट फैमिली को तो आपने ठीक कर लिया। आई डोंट थिंक इन फैमिली देयर इज एनीबडी हु इज़ इन ट्रबल नाउ थैंक्स टू योर एफर्ट्स। अब कौम के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम देखते हैं जिसकी वजह से टेररिज्म है, लोग तकलीफ में हैं? डू यू हैव एनी सॉल्यूशंस फॉर दैट? कैन यू फिक्स इट? देखिए, OPIF के फोरम पे हमने पिछले 2 साल से थरकोल पे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, थरकोल पे हमने टॉक शोज़ किए बहुत। उसका नतीजा ये निकला कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने MOUs साइन किए हैं इससे, एंग्रो से, और अब थोड़ा सा काम आगे बढ़ा। इट विल टेक सम टाइम, लेकिन अगर एक दफ़ा ये थरकोल शुरू हो गया तो पाकिस्तान काफ़ी प्रॉस्पेरस होगा। पाकिस्तान में तो इतनी चीज़ें हैं कि यहाँ पे बस पॉलिटिकल विल होनी चाहिए सही। अगर वो सही हो जाए तो बहुत कुछ हो सकता है यहाँ पे। हमने और भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, कालाबाग डैम के ऊपर काफ़ी बातचीत हुई। कालाबाग डैम में जो सिंध का केस है वो एक बड़ी अहमियत अख्तियार करता है, इसलिए कि अभी भी मैं पिछले हफ्ते भी जामशोरो और इधर गया तो मैंने देखा कि रिवर इंडस बिल्कुल ड्राई है। तो अगर आप एक डैम और बना देंगे और उससे नहरें भी निकालेंगे तो वो तो अभी तो गुलाम मोहम्मद। तो आपका सोल्यूशन ये है कि अगर पावर की बात बहुत ज़्यादा होती है ना जी, कि भाई 4,500 मेगावाट बनता बिजली, तो आप लोग जो बार बार ये थरकोल कर रहे हैं, थरकोल में कितनी बिजली पैदा हो जाएगी कि ना हमें कालाबाग की ज़रूरत है ना हमें किसी और डैम की ज़रूरत है? थरकोल से अभी अगर सिर्फ एक सेक्टर पे काम करें जो कि 10 किलोमीटर का है, तो उससे ही बिजली जो है वो 1 लाख मेगावाट पैदा हो सकती है अगले 30-40 ईयर्स। 1 लाख जी, 1 लाख मेगावाट। पाकिस्तान की टोटल रिक्वायरमेंट में आपको बता दूं तकरीबन 17-18 हज़ार मेगावाट है। आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अभी शॉर्टफॉल कितनी है? शॉर्टफॉल जो है वो 3-4 हज़ार मेगावाट की। अच्छा, और फिर दूसरे डैम से जो बिजली पैदा करने में प्रॉब्लम है वो ये, ठीक है सस्ती बिजली होती है, एग्री की बहुत सस्ती होती है, लेकिन वो सीजनल है। जब दरिया का फ्लो ज़्यादा होगा तो बिजली ज़्यादा हो जाएगी, जब कम। अब दुनिया में ये डैम्स पे रिलाई करना जो है ना वो काफ़ी हद तक कम होता जा रहा है। आप देखें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कोल पे जो 50% बिजली, इंडिया में देख लें आप अपने नेबरिंग चाइना है, चाइना में तकरीबन 67% बिजली जो है कोल से पैदा होती है। अच्छा, वहाँ कोई पोल्यूशन की इशू नहीं उठाता? कोई पोल्यूशन नहीं। तो ये तो बहुत बड़ा सोल्यूशन आप बता रहे हैं, और इसमें ओवरसीज के इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है खासा, ओवरसीज अनलिमिटेड अमाउंट आ सकता है इसमें। पिछले एक टॉक शो में ओवरसीज पाकिस्तानी की तरफ से हमने बाकायदा ऑफर की थी गवर्नमेंट को कि हमें आप दे दें जगह, हम ब्लॉक दें, आप हमें वहाँ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ना करे, आप लोग अपने मैनेज करेंगे, बाहर से इन्वेस्टमेंट भी लाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे गवर्नमेंट, बेसिकली जाहिर है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये तो एक बहुत बड़ा सोल्यूशन हो गया। इससे आप कह रहे हैं कि 1 लाख होगा तो जो अभी हमारी शॉर्टेज है 3-4 हज़ार को मीट करके सरप्लस हमारे पास बहुत बड़ा हो जाएगा।
इंडिया इज स्टार्विंग फॉर एनर्जी, वहाँ ना एक्सपोर्ट हो सिर्फ ये विंड कॉरिडोर्स हैं, इतने बड़े बड़े विंड कॉरिडोर्स हैं, सूरज की रोशनी यहाँ पे इतनी है, ठीक है वो थोड़े एक्सपेंसिव हैं, आई एग्री कि वो टेक्नोलॉजी, लेकिन थर कोल तो इज वेरी आई मीन एप्लीकेबल है पूरी सकते, दुनिया उसके में। रेट्स भी कम होंगे। जी हाँ। और थर्कोल जो है इसके पे रिसर्च हुई है एनईडी में भी, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर भी, तो इसके अंदर काफ़ी पोटेंशियल है कि कोल पावर जनरेशन सिस्टम डीसल्फराइजेशन यूनिट हो है कि उसमें रिमूव कर दें उसको, एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाकर आप उसको पावर जनरेट करें, तो इसमें इकोनॉमिकल भी है एज वेल एज टेक्निकल भी फिजिबल है ये। तो जैसे कि अभी यहाँ पे रेंटल पावर की बात हो रही कि 14 रुपये का पर यूनिट पड़ेगा, तो कोल से अगर हम बनाएंगे थर कोल से, सपोज कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बिछ गया, वैसे भी बिछनी चाहिए ना कि भाई अपना मुल्क का हिस्सा है, वहाँ रोड बन गए, गवर्नमेंट उसको केयर ना करे, उसको कैपिटल कॉस्ट में ना लाए, तो सिर्फ वो कोल को आप एक दफ़ा बता रहे थे शायद कि मीथेन से ही डायरेक्ट बन सकती है बिजली, मीथेन आपको निकाल के जलाने की या ये करने की जरूरत नहीं है, कोल बेड मीथेन। तो वो कॉस्ट क्या आएगी अगर 14 रुपये से हम कंपेयर 6 रुपये, विच इज़ क्वाइट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए एक बहुत बड़े सोल्यूशन आपने बता दिया। सबसे बड़ा मसला मेरे ख्याल में यहाँ एनर्जी का है। इफ वी बिकम एनर्जी सरप्लस, प्रॉब्ली हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट भी सही हो जाएगी, क्योंकि हम सिर्फ कोल ही बिजली इतने एक्सपोर्ट कर देंगे इंडिया वगैरह को कि हमें मेरा जो अभी जो बजट हमारा फॉरेन एक्सचेंज का डेफिसिट है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा जैसे एक बड़ा मसला, अक्सर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज आते हैं उनको एक यहाँ की जो लीगल सिस्टम है प्रॉपर्टी के बारे में, उसकी आप लोगों को काफ़ी तकलीफ होती है। प्रॉपर्टी आपने ख़रीदी, पता चला फ्लैट बुक किया था आपने, ज़मीन बुक किया था, एक एवरेज ओवरसीज़ जो आता है वो यही करता है ना, 2-3 प्रॉपर्टी ख़रीद लेता है कि एक पे रहेंगे, बाकी 2 को किराए पे देंगे, उससे हमारी ज़िंदगी गुजरेगी। अगर आप सऊदी अरेबिया में हो, मिडल ईस्ट में हो, वहाँ पे अगर आपने किसी चीज़ रेंट कर दी तो आपको कोई फिक्र नहीं होती है, मंथली रेंट इज़ गारंटीड, अगर नहीं तो यू इविक्ट द गाय वेरी इजीली। सेम इज़ ट्रू फॉर यूएस। वो जो 6 बिलियन की वहाँ फाइनेंसिंग हो, 6000 बिलियन की फाइनेंसिंग वो फेडरल मॉर्गेज एजेंसीज हो गई हैं, पूरी दुनिया ने उसमें पैसा कंट्रीब्यूट किया है। वजह यही कि इविक्शन इज़ वेरी इजी, 3 महीना आपने डिफ़ॉल्ट किया, यू आर थ्रोन आउट। वहाँ प्रॉपर्टीज लॉज आर वेरी क्लियर कट, चाहे वो इस्लामिक कंट्री हो चाहे वो वेस्टर्न कंट्री। यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन है, यहाँ सोशलिज्म और ये वो वूली थिंकिंग बहुत है। हाउ डू यू सी द लीगल सिस्टम हियर, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, आप लोगों को हुआ कभी प्रॉब्लम? लीगल सिस्टम यहाँ पे डेफिनेटली वहाँ की तरह नहीं है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती है, जस्टिस है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, ऑल दी सिचुएशन। यहाँ पे लीगल सिचुएशन ये है कि अगर प्रॉपर्टी आपने ख़रीद के रेंट पे दी है तो वो थोड़े दिनों 1 साल 2 साल के बाद वो कब्जा हो जाती है, और उसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि कोई शरीफ आदमी जो है उसको उसके बस पे नहीं होता है कि वो जाके उसको खाली करवा सके, जब तक प्रेशर ना हो। या आपके पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान में जब आप किसी को जानते हैं, आपके रेफरेंसेस स्ट्रॉन्ग हैं, तब तो आपका काम इजी होता है। बाहर के कंट्रीज़ के अंदर प्रॉब्लम क्या है, सिस्टम काम करता है। आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती है कि आप एक इलीगल काम जो है वहाँ पे नहीं होता, लीगल काम होता है, तो वो एक कंडीशन में रह के कि जी लीगल काम लीगल वेज में होगा। यहाँ पे आप कोई लीगल काम भी करवाना चाहें तो नॉट पॉसिबल। अच्छा, आपके ख्याल में जो इंडिपेंडेंट अभी जुडिशरी हुई है हमारी, उससे कोई फ़र्क पड़ा है, लीगल सिस्टम में कोई तेज़ी आई है? अगर मिसाल के तौर पे आज आपका कोई घर या ज़मीन पे कब्ज़ा हो जाता है तो आपको लगता है कि अब अगर आप जाएंगे कोर्ट में तो आपकी तेज़ी से फैसला हो जाएगा, या इट इज़ स्टिल द सेम? अभी तो तारिक साहब मेरे ख्याल से वो पॉलिटिकल जो केसेस हैं उन्हीं पे जुडिशरी लगी हुई है। इस तरह की जो रिफॉर्म्स होनी चाहिए जो नहीं हुई, ये सारे केसेस तो लोअर कोर्ट्स में होते हैं, और लोअर कोर्ट्स में आई डोंट थिंक सो कि कोई चेंज है। मैंने एक स्टडी पढ़ी थी कि पाकिस्तान में 19 लाख केसेस हैं जी, और जब ये जिस साल जुडिशरी आज़ाद हुई है उस साल उन्होंने कहा जी हम जरा तेज़ी से काम करेंगे, क्लियर करेंगे, तो 3,20,000 केसेस उन्होंने क्लियर कर दिए माशाल्लाह। लेकिन उसी साल 2,80,000 केसेस नए आ गए। इसका मतलब है कि नेट रिज़ल्ट तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अभी दूसरे साल की रिपोर्ट अभी आने बाकी है कि देखें क्या हुआ है। तो 19 लाख केसेस 2,000 जजेस की मदद से तो क्लियर नहीं हो सकते। बेसिकली एक तो सोफिस्टिकेटेड सिस्टम का भी मसला है, साथ साथ एक सॉर्ट ऑफ ब्लैक जाम हो गया है सिस्टम। जैसे आप ट्रैफिक जैम में फंस जाए, इट डजंट मैटर यू आर व्हाट, योर कार विल नॉट मूव। तो लीगल सिस्टम में ये नहीं कि आपके खिलाफ डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा, मगर एक पूरे सिस्टम ही जाम है तो हाउ कैन यू मूव। आपका केस इसी तरह से स्लो चलता रहता है, इट टेक्स लॉन्गर।
इस सिलसिले में कोई OPIF की तजवीज़ है कि किस तरह से इसको ठीक किया जा सके? OPIF में एक ज़माने में काफ़ी बातचीत चली थी कि वाई डोंट वी लॉन्च अ पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ऑलरेडी पाकिस्तान में काफ़ी हैं, ज़रूरत से ज़्यादा है मेरे ख्याल से। और हम वी आर हेडिंग टूवर्ड्स, अब तो कुछ बेहतर हो गया, आज से चंद साल पहले तो बहुत ही बुरा हाल था। अब कम से कम ये है कि 2 या 3 मेजर पार्टीज़ हैं, 4 मेजर पार्टीज़ हैं जो पाकिस्तान में रूल कर रही हैं इस वक्त। इसको भी कट डाउन होकर और 2 या 3 पार्टी सिस्टम पे होना चाहिए, जैसा कि सारी दुनिया के मुल्कों में होता है। तो वो हमने फिर आइडिया जो है वो ड्रॉप कर दिया, इसलिए कि पॉलिटिकली जो है ना वो पैसा तो हम लोग ठीक है भेज सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यहाँ पे इतने ज़्यादा हैं, सारी पार्टियों में वडेरे और ये वो सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं। देखिए जो आइडियाज़ आप लोगों के पास हैं, आप लोगों की खूबी है कि मोस्ट ऑफ द ओवरसीज पाकिस्तानीज हैव गॉन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दे ऑल बिलोंग टू लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास या लिटिल बिट अपर मिडिल क्लास। प्रोफेशनल्स जैसा टीचर्स के बच्चे थे, वो डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, बाहर चले गए। तो इनके अंदर फिर भी एक जो है ना वो कहते हैं कि दर्द मौजूद है आवाम से। जी जी, रिलेटिवली दे आर क्वाइट रिच नाउ, जैसे आप जैसे लोग काफ़ी पैसे वाले हैं, यहाँ बहुत कम लोग इतने पैसे वाले हैं, जो पुराने दौलतमंद भी हैं उससे भी आप लोग बेहतर हैं। लेकिन आपके अंदर अभी भी वो नरमियत है दिल के अंदर, जो कि बड़े जो यहाँ के ट्रेडिशनल पर पैसे वाले लोग उनके अंदर नहीं है, उनके दिल बड़े सख्त हो चुके हैं। तो आप लोगों के जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आप लोग बात करते रहे कि जी टैक्स का निज़ाम बेहतर करो, आम आदमी को ना मारो, इतना गरीब अमीरों से टैक्स ले लो, हालांकि वो आप जैसे लोगों को भी नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन आप लोग कहते हैं कि नहीं जी अमीरों से टैक्स लो, हमसे भी लो, जो वेल्थ टैक्स ले लो, इनहेरिटेंस टैक्स ले लो, डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा ले लो, ताकि गरीब ज़्यादा स्पेयर हो जाए। तो इन्फ्लेशन पे भी आप लोगों ने काफ़ी बातें की हैं कि टैक्स का बेस बढ़ाना चाहिए। अब गवर्नमेंट ने तो सिर्फ एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को ही बनाया हुआ है, जो कि ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल है। जी हाँ, ये इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें टीवी भी डाल दिया। आप तो काफ़ी साल अमेरिका में भी रहे, मिडल ईस्ट में भी रहे। मैं यहाँ इस तरह की जो महंगाई होती है कि हर कभी 25%, कभी 20%, कभी 10%, 7-8% तक तो लोग कहते हैं कि जैसे कि कुदरती चीज़ है, ये तो होना ही है। यानी कोई आदमी ये बिलीव नहीं करता कि ये गिलास अगर आज 10 रुपये का है तो 10 साल बाद भी 10 रुपये का मिलेगा। वो उसके ख्याल ये है कि ये 20 रुपये का तो होगा ही होगा, हर साल 1 रुपये बढ़ेगा इसको। यही पाकिस्तान में कॉमन सेंस है ना। जापान में 50 साल से कोई कीमत नहीं बढ़ी। मैं 13 साल रहा सऊदी अरेबिया में, कोई किसी चीज़ की कीमत नहीं बढ़ी, हर चीज़ की कीमत घटी, रेंट्स कम हुए, हर चीज़ कम हुए। आप न्यूयॉर्क वगैरह में आपने क्या देखा, क्या वहाँ भी ऐसी कीमतें बढ़ती हैं? न्यूयॉर्क में आपको मैं बताऊँ, ग्रोसरी जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो एक बहुत पैसे वाला मल्टी मिलियनियर गोरा खा सकता है, वही चीज़ एक ब्लैक आदमी जो काला, जो बहुत डाउन पेड है, वो भी खा सकता है। इतनी चीज़ ही ग्रोसरी सस्ती है कि $100 पर हेड जो है उस ज़माने में, अगर आप कनाडा में भी ऐसी है शुरू। जी हाँ, कनाडा में बिल्कुल यही है, बल्कि ये है कि बेसिक नेसेसिटी सबको प्रोवाइड की है, क्योंकि उनका टैक्स का निज़ाम ऐसा है कि चाहे सब्सिडी देनी पड़े या कुछ भी करना पड़े, वो फूड आइटम्स वगैरह को काफ़ी वो पेप्सी, जैसे सऊदी अरब में आप रहे हैं, पेप्सी जो 1984 में $1 की थी, आज भी पेप्सी का मैं पेप्सी के अलावा मैं तमाम चीज़ें बता रहा हूँ, डबल रोटी है, आटा है, चीनी है, क्योंकि इन्फ्लेशन वहाँ होता नहीं है, क्योंकि स्टेट बैंक जो वहाँ की है ना, वो नोट उसी हिसाब से छापती है जितनी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। कनाडा, ये जापान जैसी जगह, जर्मनी जैसी जगह में, चाइना में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर जगह मॉनेटरी डिसिप्लिन रखा जाता है, क्योंकि बजट उनके बैलेंस होते हैं, उनको जरूरत नहीं होती नोट छापने की। आप उतने ही नोट, अगर 100 गिलास थे, 100 से 101 गिलास हो गए, तो अगर एक नोट भी आप बढ़ा देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कीमतें एक ही रुपये की रहेंगी। लेकिन अगर गिलास आपके एक ही 100 हैं और आप खुशी खुशी जो है ना नोट को आप 200 कर दें, तो ऑटोमेटिकली ग्लास की कीमत 2 रुपये हो जाएगी। आप यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। सिंपल अर्थमेटिक है ये। आप यहाँ के पाकिस्तान के जीडीपी को देखें और कनाडा के जीडीपी को देखें तो एक वाइड डिफरेंस नज़र आता है। उसी डिफरेंस को आप एनालाइज कर लें तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो कैलकुलेट हो जाएंगी कि ये जो बेसिक प्रॉब्लम है पाकिस्तान का, वो पॉवर्टी है, कि पॉवर्टी की प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करेगी, चाहे कोई भी हुकूमत आए, चाहे पाकिस्तान। तो यहाँ बढ़ रही है। एक चीज़ इकोनॉमिक्स में होती है जीनी कोएफिशिएंट, वो एक इटालियन इकोनॉमिक्स के नाम पे है। उसके मुताबिक अगर सपोज के सारी दौलत जो है आवाम में बराबरी से बढ़ जाए, उसको कहते हैं ज़ीरो कोएफिशिएंट, यानी कि इज़ ए कम्प्लीटली परफेक्टली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड सोसाइटी, बहुत पीसफुल होती है।
और एक एक्सट्रीम होता है उसका 1, यानी तमाम दौलत एक आदमी के पास चली जाए, बाकी सब लोग ज़ीरो हो जाए। उसके जो एस्टिमेशन अभी रिसेंट आया है वो 2003 तक का है कि पिछले 15 साल में, 2003 से 15 साल पीछे चले जाएं, जिनी कोएफिशिएंट वाज 0.33, वो बढ़ के हो गया 0.66, यानी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इज इंक्रीजिंग एट अलार्मिंग रेट। पुअर आर गेटिंग पुअरर, रिच आर गेटिंग पुअरर। उसकी 2 मेजर वजह है। ये जो टैक्सेशन है, अगर आप ये 1300-1400 की बात करें, उसमें से 80 to 90% जो है ना ये गरीबों से लेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस के फॉर्म में। डायरेक्ट टैक्स ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, 1-1.5% आदमी टैक्स देता है। वेल्थ टैक्स यहाँ नहीं है, इनहेरिटेंस टैक्स यहाँ नहीं है, तो रिच गो फ्री। एग्रीकल्चर टैक्स नहीं है, आप करोड़ों रुपये आप कमाए, एग्रीकल्चर का नाम ले लें, आपके कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो गरीबों से आप परचेजिंग पावर छीन रहे हैं, उनकी इंटाइटलमेंट छीन रहे हैं, उनकी ज़िंदगी छीन रहे हैं, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से छीन रहे हैं। और जब वो थोड़ा बहुत उससे बच जाता है, फिर नोट छाप के महंगाई करके छीन लेते हैं। एंड ऑफ द डे इनकम इज शिफ्टिंग टू द पुअर। तो यहाँ अगर टेररिज्म नहीं होगा, यहाँ अगर हंगामे नहीं होंगे, तो कहाँ होंगे? कल मैं यूएन की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें यह था कि पाकिस्तान में 20 मिलियन टन्स जो है गंदम कंज्यूम होता था, पिछले साल 18 मिलियन टन हुआ है। उसने सिंपल उसने कहा है कि लोगों ने खाना कम कर दिया, 4 की बजाय 2 रोटी खा रहे हैं दिन में। वही सब बहुत अच्छी बात हो रही है प्रोग्राम का, मगर वक्त ख़त्म हो रहा है। नाज़रीन, रिटर्निंग पाकिस्तानीज़ पे आपने हमारी ये गुफ्तगू सुनी। इस मुल्क में जहाँ हर इंसान मुल्क छोड़ के जाने के लिए तैयार है। एक अमेरिकन ने एक दफ़ा मजाक उड़ाया कि पाकिस्तानी इतना हमारे ख़िलाफ़ बोलते हैं, अगर आज हम वीज़ा खोल दें तो एक भी पाकिस्तानी पाकिस्तान में नहीं बचेगा, सब अमेरिका या यूरोप चले जाएंगे। तो उनके जो ऑब्जेक्शन हमारे ख़िलाफ़ है, सब बकवास है। ऐसे सिचुएशन में कुछ हिम्मत वाले लोग, कुछ दर्दमंद लोग, मुबीन साहब और शुफ्ता जैसे लोग वापस आए हैं अपने मुल्क को संवारने के लिए। इन्होंने ज़ाती तौर पे काफ़ी लोगों को ऑलरेडी सपोर्ट दिया है। अब ये कौम की बातें कर रहे हैं, लोगों को आके ये खुद पार्टी बनाना नहीं चाहते, लेकिन सजेशंस देते रहते हैं। आई होप के इनके सजेशंस जो एग्जिस्टिंग पार्टीज़ हैं वो सुनेंगी और उस पर अमल करेंगी। और इन जैसे लोगों का फर्म बिलीव है कि पाकिस्तान ही में फ्यूचर है, पाकिस्तानी इकोनॉमिक सुपर पावर बनने वाला है, जैसे कि चाइना बन चुका है। ओवरसीज़ चाइनीज़ ने इसमें मेजर रोल प्ले किया है। इसी तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी जब यहाँ के हालात बेहतर होते चले जाएंगे, ये 4-5 चीज़ें सही हो जाएंगी, टैक्सेशन का निज़ाम, जस्टिस का निज़ाम, इन्फ्लेशन का निज़ाम, तो पाकिस्तानीज़ वापस आना शुरू हो जाएंगे और वो बहुत बड़ी दौलत भी लेके आएंगे, एक्सपर्टीज़ भी लेके आएंगे और रैपिड चेंजेस आएंगे यहाँ, जैसे चाइना में हुआ है। और हम भी इंशाल्लाह 3rd, 4th बिग इकनॉमीज़ बन के उभरेंगे। इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।